हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका सफलता क्लासेस पे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपीएसआई की दोस्तों वैकेंसीज निकल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई की जो है आपका यहाँ पे एक आपका सब इंस्पेक्टर आपका एग्जाम होता है। और अगर इस एग्जाम के दोस्तों हम लोग आपके बारे में बात करें तो ये जो एग्जाम है आपके लिए, ये पुलिस में सबसे अच्छी पोस्ट में यानी ऑफिसर्स लेवल में आपका माना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस ऑफिसर लेवल पोस्ट के बारे में, तो इसमें क्या क्या आपके लिए सैलरी होती है, क्या यहाँ पे दोस्तों तैयारी के लिए आपको कौन कौन से आपके सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, इन दो चीजों के बारे में आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश एसआई की यहाँ पे दोस्तों वर्दी होती है, इसमें आपको 2 सितारे मिलते हैं। और ये बहुत ही शान की बात कही जाती है दोस्तों कि जब आप अपने माँ बाप के सामने कभी वर्दी में पहुंचते हैं तो उनको भी दोस्तों उनका सीना जो है फख्र के मारे ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इसकी सबसे पहले सैलरी क्या है। तो अगर दोस्तों देखिए हम लोग बात करें आपसे एक यूपीएसआई की सैलरी के बारे में, तो दोस्तों अगर बात कीजिए आपसे एसआई की यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो ये आपकी 9300 से शुरू होकर के 34,800 तक है दोस्तों इसकी सैलरी आपकी होती है। वहीं अगर दोस्तों बात करें कि महीने में आखिरकार ये सैलरी कुल कितनी बन के आएगी, जो कि देखिए इसमें आपकी एक होती है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके कई सारे इमेल्यूमेंट्स भी होते हैं, मतलब कई सारे सुविधाएं भत्ते होते हैं दोस्तों, जो कि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो जब हम इन भत्तों को दोस्तों हाथ में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा यहाँ पे आपका ग्रॉस मंथली सैलरी। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए सबकी शुरुआती होती है लगभग 27,900, यानी हम लोग कह सकते हैं 28,000 की दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी दी जाती है शुरुआती दौर में। और यही सैलरी दोस्तों आगे जाकर के जब उनका यहाँ पे प्रमोशन होता जाता है तो उनकी यही सैलरी दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए यानी 1,44,100 रुपए के आपके आसपास होती है, जिसमें अलायंस को भी शामिल किया जाता है। वही अगर दोस्तों बात करें अब आपसे यहाँ पे 7वें पे कमीशन के बाद में, तो दोस्तों ये जो आपकी सैलरी है अभी वर्तमान समय की 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो आपकी सैलरी बढ़ाई गई है ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको स्टार्टिंग से ही 28 से 30 हजार की अगर सैलरी मिलने लग जाए, जो आगे जाके आपको संभावना है कि 1 से 1.25 लाख के बीच में दोस्तों हो जाएगी, तो ऐसी नौकरी दोस्तों आप खुद सोचिए कितनी वैल्यूएबल होती है, उसकी तैयारी कितनी जरूरी होती है, राइट। तो अब देखो, अगर मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये जो सैलरी कंपोनेंट है ये आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार आपका पैसा कहां कहां से जुड़ता है और कहां कहां से दोस्तों यहाँ पे आपके पैसे के घटाया भी जाता है, डिडक्शंस भी होते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें पे स्केल के बारे में सबसे पहले, तो ये आपकी 9300 से 34,800 रुपए तक है। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें जो ग्रेड पे होता है दोस्तों, इसका ग्रेड पे दोस्तों लगभग 4200 रुपए का होता है, जो काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों ऑफिसर स्केल में। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रहने खाने के लिए खर्च भी दोस्तों यहाँ पे एक डियरनेस अलाउंस के माध्यम से दिया जाता है, और साथ ही साथ एचआरए भी दोस्तों दिया जाता है। और इसका दोस्तों यहाँ पे आपका कुल संख्या होती है आपकी 13,500 रुपए। और वहीं अगर दोस्तों बात करें अब आपसे जो ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी बनती है, तो ये बनती है दोस्तों यहाँ पे आपकी 27,900 से लेके 1,44,100 तक। और इसमें दोस्तों कुछ आपके यहाँ पे रहन सहन के लिए यहाँ पे कुछ सरकारी खर्च भी आपके ऊपर किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे डिडक्शंस किए जाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका पीपीएफ भी कटता है। तो इसके लिए दोस्तों आपके 4,000 से लेके 24,000 का जो अमाउंट होता है, इसको यहाँ पे डिडक्ट करने की बात कही जाती है। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें इन हैंड सैलरी के बारे में, तो इनहैंड सैलरी किसी भी एक एसआई रिक्रूटी जो कि दोस्तों ट्रेनिंग आपका होता है, उसको सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे दोस्तों सैलरी दी जाती है वो होती है 24,000 की सैलरी। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यही सैलरी आगे जाकर के यानी आगे आगे लगभग आपके 10 से 20 साल के बाद यही सैलरी दोस्तों आपकी 80,400 तक पहुंच जाती है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो डीए यहाँ पे आपका वर्तमान समय में कुल 12% मिलता है किसी भी एक एसआई आपके ऑफिसर युवा को। और वहीं इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एचआरए का दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म है आपका हाउस रेंट अलायंस, जो कि वर्तमान समय में दोस्तों 24% है आपका यहाँ पे एक बेसिक सैलरी के अंतर्गत। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपके टैक्स डिडक्शंस होते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड होता है, इन दोनों चीजों को दोस्तों आपका शामिल किया जाता है सैलरी कंपोनेंट में जोड़ते समय। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें किसी भी एक एसआई की क्या होती है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए अगर सैलरी उठाने के काबिल हैं आप तो अगर दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप किसी भी थाने में हो, किसी भी आप जगह पे पोस्टेड हैं, तो वहां पे आप कितनी सभ्यता से अपने यहाँ पे संविधान को मानते हैं और यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। तो यही है दोस्तों यहाँ पे आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जो आपका पहला पॉइंट आता है एक एसआई की जॉब में। तो अगर आप में ये खूबी है, अगर आप ये काम दोस्तों कर सकते हैं, तब तो ये आपके लिए जॉब बखूबी आप यहां पे कर पाओगे। वरना था आप खुद एक बार सोचिएगा कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे आपका सेफ्टी देखना।
सेफ्टी का दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है कि कैसे एक सिटीजन जो है आपका रात में अगर फंसा हुआ है, या फिर वो यहाँ पे किसी तूफान में फंसा है, या फिर उसकी यहाँ पे दोस्तों गाड़ी खराब हो गई है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप कैसे एक नागरिक की दोस्तों सहायता करते हैं, कैसे उसे ये सारी सुविधाएं पहुंचाते हैं। तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपका सेफ्टी और सिटीजन के अंतर्गत मानते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ही न्याय करना। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे 4 नोट देख लिए तो हमारा न्याय बदल जाता है, तो ऐसा ना हो। और साथ ही साथ में हमारा जो न्याय हो दोस्तों वो निष्पक्ष हो, हर एक वर्ग के लिए समान हो। तो ऐसे न्यायवादी व्यक्तियों की दोस्तों जरूरत होती है एक यूपी पुलिस के एसआई की पोस्ट पे। और इसके अलावा दोस्तों अगर वो यहाँ पे काबिल होगा तो अपने सुपीरियर्स को दोस्तों रिपोर्ट करना भी बखूबी जानता होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों वो उसे जो भी क्षेत्र मिले उसमें वहां पे आपका उसकी वीकली पेट्रोल की भी जिम्मेदारी दी जाती है कि यूपीएसआई की जॉब में। तो दोस्तों ये है सारी चीजें जो कि अगर आप बन जाते हो सब इंस्पेक्टर तो आपको बखूबी निभाने के लिए ये रोल आपको मिलेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें, अगर आपने अपनी लाइफ में यहाँ पे एसआई यानी एज अ सब इंस्पेक्टर की दोस्तों पोस्ट आपने अपनी लाइफ के कैरियर को शुरू किया है, तो यही दोस्तों आपका जो कैरियर है 5 से 10 साल के बीच आपको यहाँ पे एक प्रमोशन मिलता है। तो ये जो दोस्तों आपका 5 से 10 साल के बीच में दोस्तों ये जो प्रमोशन होता है, इस प्रमोशन के बाद जहां आपकी जो पहली पदोन्नति होती है वो होती है इंस्पेक्टर के रूप में। फिर यहाँ पे दोस्तों आपके जो सितारे होते हैं वो आपके मिलके हो जाते हैं 3। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फिर से एक पदोन्नति मिलेगी तो वो एक एसीपी के रूप में मिलती है दोस्तों। और एसीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जब आप दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप पीसीएस रैंक में यानी लोअर पीसीएस रैंक में दोस्तों आपको शामिल कर लिया गया है। और फिर इसके बाद दोस्तों जब आप अगले 5 साल तक बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाते हो, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे आपका पद दिया जाता है डीसीपी का, जिसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर से यहाँ पे दोस्तों इंस्पेक्टर और फिर एसीपी और फिर डीसीपी का सफर दोस्तों इसी को यहाँ पे आपका देख सकते हैं, काफी शानदार सफर रहता है अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं एसआई इंस्पेक्टर के लिए। तो दोस्तों इतना जान लीजिए, अगर आपको ये सारी यहाँ पे तैयारी की जानकारी चाहिए तो सफलता क्लासेस के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका बैच शुरू किया जा रहा है, उसको दोस्तों आप इनरोल कर लीजिए। और अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार सर जब मुझे यहाँ पे एसआई का फॉर्म भरना ही है तो इसकी में सर कौन कौन सी यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और उन सब्जेक्ट में सर मैं क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ लूं कि मैं इस एग्जाम को बड़े आराम से निकाल लूं, राइट। तो यही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सवाल कि भाई यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे उनको पढ़ा जाए और कैसे दोस्तों यहाँ पे आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आखिरकार क्या क्या सिलेबस है आपका यहाँ पे एक एसआई के लिए। तो अगर दोस्तों एसआई की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं। ये जो दोस्तों आपका जनरल नॉलेज का आपका पेपर होता है, इसके अंतर्गत आपका 4 मुख्य चीजें होती हैं जिनको शामिल किया जाता है। नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे आपका बेसिक लॉ, जैसे आईपीसी हो गया दोस्तों, इसके अलावा सीआरपीसी हो गया। तो इन दो चीजों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे बेसिक लॉ के अंतर्गत मानते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बारी आती है संविधान की। तो एक तरफ अगर आपने बेसिक लॉ पढ़ लिया, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है और कैसे कार्य करता है एक आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इन सारी जानकारियों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे संविधान के अंतर्गत सहेज के रखते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जीके से संबंधित होते हैं, चाहे वो किसी पहाड़ से संबंधित हो या किसी मौसम की जानकारी से संबंधित हो, तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आता है जनरल साइंस का सब्जेक्ट। जनरल साइंस का सब्जेक्ट, इसमें दोस्तों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नामक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों मुख्यतः आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट पे ज्यादा आपका अहम जोर दिया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही दोस्तों यहाँ पे आपके कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको रियल लाइफ में भी दोस्तों आप लोग अप्लाई करने में मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे कई सारी बीमारियां होती हैं जिनकी एक जानकारी एक आके एसआई को भी होनी चाहिए। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसके लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य की जानकारी होना आवश्यक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर आता है इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री का। एक चीज दोस्तों जानिएगा कि जब भी अगर यहाँ पे आपसे बात होती है इंडियन इकोनॉमी के बारे में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों ये सवाल आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। तो कभी भी इस तरीके के सवाल हो, चाहे वो जीडीपी का सवाल हो या फिर यहाँ पे दोस्तों सवाल हो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो इसे कभी भी यहाँ पे आप बिना करंट अफेयर को जोड़े मत पढ़िएगा। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका इंडियन हिस्ट्री।
तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों हालांकि आपके भाग 3 होते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, लेकिन दोस्तों अधिकतर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका मॉडर्न और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका एंशियंट। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं आपके, यानी कि आपके यहाँ पे प्राचीन और आधुनिक इतिहास जो है दोस्तों, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाए आपके एसआई के एग्जाम में। और इसमें दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। मंगल पांडे की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे। तो आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार इसमें कौन कौन से जो लोग थे उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया, कैसे महात्मा गांधी बाप के यहाँ पे साउथ अफ्रीका से भारत में आए। तो इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग शामिल करते हैं आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका इकोनॉमी में बड़ा ही एक आपका महत्वपूर्ण चैप्टर होता है व्यापार से संबंधित, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे एफडीआई या फिर आपका पॉपुलेशन सर्वे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो एफडीआई है या फिर पॉपुलेशन सर्वे है, इसके अंतर्गत हम लोग सेंसस के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं कि कुल कितना वर्तमान समय का आपका भारत का बजट है और यहाँ पे भारत के द्वारा और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये जो दोस्तों दो टॉपिक हैं, एफडीआई और इसके अलावा पॉपुलेशन सर्वे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर इंडियन ज्योग्राफी बात करूं दोस्तों तो हमारे यहाँ मानसून कैसे आया था, हमारे यहाँ कैसे कैसे हमारे यहाँ तापमान है, और अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमारे यहाँ कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर नेशनल पार्क है। तो इन सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये याद रखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लिए फायदा ये होता है कि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिमिटेड सवाल ही पूछे जाते हैं। अगर मैं जैसे एक आपकी बात करूं यहाँ पे देश चाइना के बारे में, तो चाइना से संबंधित दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल पूछे जाएंगे, उसमें आपका यहाँ पे मुद्रा संबंधित होगा, या फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका जो व्यापार होगा उससे संबंधित होगा, या फिर यहाँ पे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, इन्हीं सब चीजों टॉपिक से दोस्तों आपका संबंधित होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हाल ही में कोई आपकी सार्क योजना हुई है या एशियान की दोस्तों मीटिंग हुई है, इसको भी यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं आपका जनरल नॉलेज के पेपर के अंतर्गत। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नए नियम बनाए गए हैं, कौन कौन से आपके दोस्तों नए कानून लाए गए हैं, जैसे कमिश्नरेट लागू हुआ है। तो ये जो कमिश्नरेट है ये क्या होता है, कैसे आखिरकार इसको यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया, ये सारी जानकारी। और साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी भाषा आपने यहाँ पे किस जनरेशन में उपयोग की थी, किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप बिटकॉइन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए कंप्यूटर होता है उसमें कौन सा हार्डवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इन सारी जानकारियों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे रखते हैं आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और सब्जेक्ट देखते हैं जो कि यहाँ पे आपका यूपीएसआई के अंतर्गत आता है। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब अगला सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान के साथ साथ लॉ के बारे में, तो मैं एक आपको यहाँ पे एक बड़ी चीज बता देता हूं कि लॉ के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आईपीसी और सीआरपीसी की जितनी भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको याद रखिएगा, जितने भी आपके यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो हमेशा बजाय पूरी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ने के आप केवल अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेंगे तब भी आप यहाँ पे एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर हम लोग एसआई की बात करते हैं ना, तो ये आपका यहाँ पे आर्मी के एग्जाम से थोड़ा सा आपका सही भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको अपनी पढ़ाई को दिखाने का मौका मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो फिजिकल होता है वो उस ज्यादा हार्ड लेवल पे नहीं बनाया जाता है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें हम लोग संविधान के बारे में, तो संविधान से जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान को किस किस भाग से यहाँ पे देशों से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से कौन सा भाग लिया गया है, अमेरिका से कौन सा, और जापान से इमरजेंसी ली गई है तो कैसे ली गई है। तो इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं संविधान में। और इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स 21 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, या फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो ये सब यहाँ पे आपकी दोस्तों फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर आता है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी से जुड़े हुए दोस्तों यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा सेक्शन आपका किसके अंतर्गत है। जैसे अगर बात करें तो आर्टिकल 44 किसके अंतर्गत है, राइट। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके लेटेस्ट के टॉपिक्स को भी शामिल किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और इसमें अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड लॉ, मतलब यहाँ पे कौन कौन से कानून हैं जो आपकी यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और इसके अलावा
आरटीआई और करप्शन से संबंधित दोस्तों कौन कौन से नियम है जो आपके भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। जिसमें अगर बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में आपका यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट भी निकाला गया था। तो दोस्तों ये जो विसल ब्लोअर एक्ट है आपका, इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या यहाँ पे जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके माध्यम से अभी आपको पता ही होगा कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे दोस्तों रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया गया। तो ये जो दोस्तों आपके रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, इसी को हम लोग यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ एक्ट से जुड़े हुए सवाल भी होते हैं, जैसे आपका एनवायरमेंट प्रोजेक्ट आपका कब शुरू हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, आपका टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट दोस्तों किस वर्ष में शुरू किए गए, या फिर अगर बात करें तो नेशनल पार्क में यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को यहाँ पे हम लोग आपका शामिल करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के सिलेबस में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर बात किया दोस्तों आपसे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, तो यहां पे याद रखिएगा ये जितने भी आपके सामने टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें से केवल आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक्स हैं जो आपको यहां पे कवर करने पड़ते हैं मेंटल एप्टीट्यूड में। अगर इसमें हम लोग दोस्तों बात करें तो पुलिस व्यवस्था से जुड़ी हुई दोस्तों आपसे बातें की जाती हैं। पुलिस व्यवस्था को यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं, कैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो पुलिस इश्यूज हैं जैसे छुट्टी ना मिलना, या फिर यहाँ पे पुलिस वालों में मानसिक रोगों का होना, तो इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ कुछ बेसिक लॉस के बारे में दोस्तों आपका डिस्कशन होता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपके पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों की भलाई में कार्य करना, और कम्युनल हार्मनी यानी कि लोगों को साथ में लेके चलना। तो दोस्तों ये दो टॉपिक्स हैं जो कि आपके सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एसआई के लिए बनने के बाद। और वहीं अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पे आपका मेंटल टफनेस को भी चेक किया जाता है, और साथ ही साथ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, मतलब आप किसी दूसरे धर्म को किस निगाह से देखते हो, किस तरीके से उसे ट्रीट करते हो, तो इन चीजों को भी दोस्तों आपका शामिल किया जाता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पे आपके नेक्स्ट होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट। ये दोस्तों यहाँ पे आपका रीजनिंग का सेट होता है। अब रीजनिंग में कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आपका वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कुछ सीरीज और डी कोडिंग के सब्जेक्ट्स भी, आपके टॉपिक्स भी, क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो आपके एनोलॉजी और स्पॉटिंग आउट और इरर के अलावा डायरेक्शन मतलब किस दिशा में लोग जा रहे हैं उससे संबंधित, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टाइम सीक्वेंस से टेस्ट भी अगर पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में आपका एक मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट भी आपका चेक किया जाता है नंबर्स को जोड़ करके। तो कैसे दोस्तों यहाँ पे ये सब सारे सवाल आते हैं आप खुद देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम लोग रीजनिंग के ही बारे में, तो रीजनिंग में आपके और जो टॉपिक्स होते हैं उसमें दोस्तों देखिए तो यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिफरेंस का टॉपिक आपका जरूर आता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस जजमेंट, मतलब आपको एक यहाँ पे टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर आप उस पे यहाँ पे कैसे रिएक्ट करोगे, क्या उसका यहाँ पे आपका एनालिसिस होगा, क्या आपका इंटरफेरेंस होगा, ये जांचा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग और विजुअल मेमोरी को भी दोस्तों यहाँ पे आपका ऐड किया जाता है रीजनिंग टेस्ट के अंतर्गत। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका एरिथमेटिक रीजनिंग जो कि आपके अधिकतर एग्जाम से पूछी गई है, इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग आपके शामिल करते हैं एक रीजनिंग के टेस्ट के अंतर्गत। और वहीं अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें आपसे तो ये सारे आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस के यानी मैथ के अंतर्गत आते हैं। जिसमें दोस्तों अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक होता है आपके लिए नंबर सिस्टम, जिससे अधिकतर बच्चे यहाँ पे चूक भी जाते हैं सॉल्व करने में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम जैसे जो आपके हार्ड टॉपिक्स होते हैं, जिनको दोस्तों अगर समझने की बात करें तो प्रॉफिट डिस्काउंट और टाइम एंड वर्क में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों सफलता क्लासेस के द्वारा आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच चला जा रहा है, जिसमें टॉप मैथ्स फैकल्टी भगवती सर आपको ये सारी की सारी चीजें बताएंगे। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके लिए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इन तीनों हर टॉपिक्स को भी दोस्तों आपका डिस्कस किया जाएगा यूपीएसआई के सिलेबस के अंतर्गत। और वहीं अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके लिए रीजनिंग के लिए कुछ और भी टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपके लिए वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एनालॉजी होगी, और इसके अलावा दोस्तों आपके डायरेक्शन सेंस के साथ साथ लेटर एंड नंबर कोडिंग भी आजकल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो आर्गुमेंट से जुड़े हुए जो कुछ सवाल होते हैं, मतलब आपको एक लाइन दे दी गई, अब उसमें आपको पता करना है कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के जो दोस्तों आपके लिए सवाल होते हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत देखते हैं जब हमारा एग्जाम होता है।
अब दोस्तों यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे समय थोड़ा सा कम है, तो अब चलते हुए जरा एक चीज जरा नजर डाल लीजिएगा कि अगर आप जिस किसी कैटेगरी से हैं तो वहां पे आखिरकार आपके लिए कौन सी कट ऑफ आपकी गई थी पिछली बार में, तो इस वर्ष आपको वहां पे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी से दोस्तों। तो यहाँ पे 332 आपकी गई थी कट ऑफ मेल के लिए, वही सर्विसमैन के लिए दोस्तों 271 थी, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए थी जो आपकी 289। लेकिन अगर देखें तो महिलाओं के लिए सबसे कम थी 239, तो महिलाओं के लिए ज्यादा मौका है इंस्टेड ऑफ मेल्स। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो जहां ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 321 आपकी कट ऑफ गई थी, वहीं दोस्तों फ्रीडम फाइटर के लिए आपकी कट ऑफ गई थी 240 की संख्या में। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें आपसे एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी में दोस्तों आपकी जहां 283 की कट ऑफ गई थी, वहीं फ्रीडम फाइटर के लिए दोस्तों यहाँ पे आपकी कैटेगरी गई थी 250 की। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आपकी जो जनजातियां होती हैं उसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी ये सबसे लोएस्ट थी, और ये थी आपकी ऑन एंड अराउंड 235 की कट ऑफ। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे किस कैटेगरी में हो और यहाँ पे आपको किस प्रकार की तैयारी अपनी रखनी चाहिए, ठीक है जी। और वहीं अगर दोस्तों के अलावा बात करें तो प्लाटून कमांडर की भी यहाँ पे पोस्ट होती है एसआई के अलावा। तो अगर प्लाटून कमांडर की दोस्तों बात करें तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है एसआई से। तो जहां दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है ये आपकी लगभग 330 के अराउंड है, वहीं दोस्तों फ्रीडम फाइटर के लिए आपकी यहाँ पे कट ऑफ होती है 269 की। और वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो जाएगी 320 के अराउंड। और अगर बात करें दोस्तों एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 281 और 278 की यहाँ पे जो रेस होती है दोस्तों, ये आपको पार करना सबसे जरूरी है, तभी आप यहाँ पे अपना सपना एसआई का पूरा कर पाओगे। और वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें ये जो मेरिट लिस्ट होती है यूपी पुलिस की, ये कैसे बनाई जाती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। तो देखिए यहां पे आपके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, इस रिटन एग्जामिनेशन में जितने भी आपको दोस्तों मार्क्स मिलते हैं हर एक कैटेगरी, यानी कि चाहे वो आपका जनरल हो या फिर वो ओबीसी, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे एक लिस्ट आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार की जाती है। तो इन दो लिस्टों के आधार पे दोस्तों यहां पे आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है। और इसके अलावा यहां पे अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा अधिक आपके कैंडिडेट्स के इक्वल यहां पे नंबर है, तो दोस्तों यहां पे आपकी प्रेफरेंस दी जाती है इस आधार पे कि या तो यहां पे उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे देखा जाएगा। अगर दोस्तों अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन आपकी बराबर है तब फिर यहां पे दोस्तों आपका नंबर आता है एज का। तो अब याद रखना दोस्तों कि अगर आपके यहां पे मार्क्स आपके सेम होंगे तब आपकी देखी जाएगी क्वालिफिकेशन। तो जरूरी यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड हो, और इसके अलावा अगर ये भी सेम हुई दोस्तों तब फिर यहां पे दोस्तों एज यानी कि आपकी जो उम्र होती है उसको यहां पे देखा जाता है यूपीएसआई की मेरिट लिस्ट बनाते हुए। तो इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों याद रखिएगा ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आपको इस तरीके की समस्याएं ना हो। और वहीं अगर दोस्तों चलते हुए अगर बात करें आपसे, तो अगर आप यूपीएसआई बनेंगे तो आप यहां पे दोस्तों इस स्थान पे आएंगे। और इससे पहले दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल, पुलिस नायक और हेड कांस्टेबल के अलावा दोस्तों असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी, जिसे हम लोग एएसआई के नाम से जानते हैं, वो भी होती है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रमोशन होता है एज एन इंस्पेक्टर 3 स्टार के साथ में। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पुलिस इंस्पेक्टर से आप फिर सीधे बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के बाद आपके यहाँ पे एक और प्रमोशन हो सकता है, वो होता है आईपीएस का। तो दोस्तों ये जो आईपीएस का है यहाँ पे आप बनते हैं डीसीपी यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और वहीं अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे टॉप रैंक के बारे में, तो सबसे यहाँ पे आपका हाईएस्ट पोस्ट होती है कमिश्नर ऑफ पुलिस की, जो कि कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों आपकी शामिल की जाती है। तो दोस्तों ये था यहाँ पे आपका कि किस तरीके से आपके जो कंधे के सितारे हैं वो कैसे बदलेंगे, कैसे जो है आपका समय का चक्र है दोस्तों वो भी आपका बदलेगा। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे तैयारी करें तो पूरे यहाँ पे जी जान से करें और भगवान आपको सफलता दे पूरे मन के साथ में। अब इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।